Hello, I am Dr. Monica Dubey, cosmetic gynecologist with Hexa Health. Today we are going to discuss something very common. Every female who is above the age of 35 is worried about the health issues, the lifestyle changes that she should bring into her routine, how to keep herself healthy and joyful. Today we are going to discuss and address this very commonly asked question. So first and foremost we have to understand, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वो केवल एक फिज़िकल हेल्थ नहीं है. इट कम्स विद फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ and of course your financial health. So financial health we are not of course going to discuss here. We will be restricting ourselves to physical health and emotional and mental health. इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आप क्या क्या करें जिससे कि आप हेल्दी रहें और आप ज़िंदगी को बेहतर एंजॉय कर पाएँ. So first and foremost is that you should be eating healthy nutritious food. Healthy nutritious food में वो सब कुछ आएगा जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होता है. मेल या फीमेल इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं करता है. फीमेल्स में क्योंकि हमारी बॉडी में डिलीवरी के टाइम पर आयरन की कमी होती है, ब्लीडिंग की वजह से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. इसकी वजह से आपको अपने डाइट में आयरन और कैल्शियम ज़रूर इनकॉर्पोरेट करने चाहिए. इसके बाद आते हैं एक रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन पे. आपको कम से कम एक दिन में 30 मिनट्स अपने आप के लिए डेडिकेट करने चाहिए, जिसमें आप कोई भी एक्टिविटी जो आपको लगता है आप एंजॉय करते हैं, रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, वो आपको रोज़ करनी चाहिए. ओनली 30 मिनट्स आर रिक्वायर्ड आउट ऑफ योर होल डे शेड्यूल. इसके बाद बात करते हैं स्लीप. Sleep is very important. If you are not well slept, you will be agitated, irritated, you will have mood swings and you will not be able to enjoy your day. Neither would you be able to concentrate on your work. इसीलिए आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी लेनी चाहिए. अपना टाइम मैनेज ऐसे करें कि आप 7 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूर ले पाएँ. इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो हम कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से हमारा इमोशनल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल. सो स्मोकिंग एंड अल्कोहल शुड बी रिड्यूस्ड एंड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली once or twice in a week. Ideal scenario, it should be absolutely stopped, but if you are already addicted to it, you should start an effort to decrease the intake of these two things. Any other recreational substance you are taking, please restrict the usage of the same. इसके बाद बात करते हैं मेंटल वेलबींग का, इमोशनल वेलबींग. इसमें आता है सबसे पहले मेडिटेशन. आपको अपने लिए पूरे दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट निकालने चाहिए जिसमें आप केवल अपने बारे में सोचें, अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको खुश करती हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में कम सोचें जिनसे आप परेशान होते हैं या जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं. इससे क्या होगा, आपका ग्रेजुअली एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप होगा. आप चीज़ों को समस्या की तरह नहीं देखेंगे, उनका समाधान ढूंढने में आपका ज़्यादा दिमाग जाएगा. इससे आपका मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होगा और इमोशनल क्वेश्चन भी इम्प्रूव होगा. इसके बाद बात करते हैं कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जो आपको ऑलरेडी है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हार्ट डिजीज़, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको ऑलरेडी है, उसके लिए अगर आपको किसी डॉक्टर ने कोई एडवाइस कर रखी है दवाइयाँ, वो आपको टाइम से टाइम लेनी है. उनके लिए जो भी टेस्ट रिकमेंडेड हैं, जो भी आपको उनके लिए फॉलोअप्स रिकमेंडेड हैं, वो आपको डेफिनेटली लेने हैं विदाउट फेल. एक आपको अपना एनुअल हेल्थ चेक कराना चाहिए जिससे पता चलेगा कि कोई आप में ऐसी कोई बीमारी जो है वो विदाउट नोटिस तो नहीं जा रही है. अगर आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, उसमें ट्रीटमेंट में डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत तो नहीं है. And this will also pick up any new developing disease which might not have given you symptoms till now but can be picked up very easily during the screening protocols. इस तरीके से अगर आप ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को. तो आइए अब बात करते हैं कि क्या खाने में खाना चाहिए या खाने में क्या परहेज़ करना चाहिए एक फ़ीमेल को आफ्टर शी रीचेज़ लेट्स से अराउंड 35 ईयर्स ऑफ एज. तो खाने में जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक होलसम डाइट लेनी चाहिए
लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में, फीमेल्स के शरीर में डिलीवरी हो रही है या चाइल्ड बियरिंग हो रही है, उसकी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से आयरन की कमी हो जाती है, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं या नॉर्मल भाषा में खून की कमी हो गई बोलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने खाने में ऐसी चीज़ें खाएं जो आयरन रिच हों। आयरन रिच फूड में क्या क्या आता है? सारी हरी साग सब्जियाँ, गुड़, चना, इन सब में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप ये कोशिश करें कि आपके खाने में इन सब की मात्रा रहे। जहाँ पर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, थिंग्स वेयर यू थिंक दैट इट्स वेरी कॉस्टली टू बाय और वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर, व्हाट यू कैन डू इज़, इट इज़ अ सिंपल थिंग, यू कैन प्रिपेयर ऑल द वेजीज दैट यू आर प्रिपेयरिंग इन अ आयरन वेसल. This also helps in getting the iron requirement in the food. Coming to the next part, which is calcium. डिलीवरी के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी फीमेल की बॉडी में से आयरन और कैल्शियम की दोनों की कमी होती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ पोरस हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर हड्डियों में आपका कभी भी ज़रा सा भी गिर गए, चोट लग गई तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि जब भी आपकी डिलीवरी हो, उसके बाद आपको डॉक्टर जो बोलते हैं कि 3 महीने आपको आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने हैं, वो ज़रूर लें। उनको ऐसे ही लापरवाही में छोड़ें नहीं। अगर आपकी उसके बाद भी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको कैल्शियम रिच फूड खाना है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग है, दूध है, दही है, पनीर है, टोफू है, ये सब में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि आप दिन में एक बार इनको ज़रूर खाएं। देन कमिंग टू दी थर्ड आइटम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में किसी भी गिवन टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, लेकिन इनकी कमी से आपको छोटी करके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप या तो एक होलसम डाइट लें, या अगर आपको लगता है कि आपका बाहर का काम है, आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है, आप एक पूरा दिन का खाना ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, इन दैट केस यू शुड बी टेकिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। कोई भी मल्टीविटामिन की गोली आप दिन में एक बार खा सकते हैं, विच विल टेक केयर ऑफ दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट इन योर बॉडी। फिर बात करते हैं वाटर इनटेक की। वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मौसम बदलता है, हम लोग एसी में बैठते हैं, ज़्यादा हमारा फिजिकल वर्कआउट नहीं होता है, वी डोंट गेट थर्स्टी, वी डोंट हैव टू ड्रिंक वाटर अनलेस वी आर रिमाइंडेड ऑफ। इसीलिए अपने पास एक वाटर बॉटल रखें जो आपको रिमाइंड कराए कि आपको हर एडिक्वेट इंटरवल में पानी पीना है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेटेड एंड फॉर दी बॉडीली फंक्शंस। वाटर का इंटेक ज़रूर रखें। 7 से 8 ग्लास पानी का सेवन आपको दिन में करना चाहिए। देन कमिंग टू फाइबर। फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर रिच डाइट खाएँ, साग सब्जी है, सैलड्स हैं, कोई एक फ्रूट है, तो यू शुड बी प्रेफरिंग अ होल फ्रूट ओवर अ ग्लास ऑफ जूस, बिकॉज जब आप फ्रूट खाते हैं तो आपको जूस तो जाता ही है, प्लस यू गेट लॉट ऑफ फाइबर आउट ऑफ इट विच हेल्प्स इन अ प्रॉपर डाइजेशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर फाइबर की कमी रहेगी, पानी की कमी रहेगी, दैट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन, एंड कॉन्स्टिपेशन कैन हैव एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है या उनको प्रेगनेंसी के दौरान कब्जी रही है, उनमें हो सकता है पहले से ही पाइल्स की थोड़ी बहुत दिक्कत हो। अगर आप पानी कम पिएंगे, फाइबर कम खाएंगे, तो ये दिक्कत आपकी बढ़ सकती है, जिसको आगे जाके हो सकता है आपको मेडिकली ट्रीट कराना पड़े, सर्जिकली ट्रीट कराना पड़े। इसलिए सिंपल सा इलाज है, पानी ज़्यादा पिएं, हाई फाइबर डाइट खाएं। इसके बाद आते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। 35 की एज के बाद हमारी फीमेल बॉडी के हार्मोन डिक्लाइन होने शुरू होते हैं। तब हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है किसी भी तरीके की हार्ट डिजीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, थायराइड के लिए। तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे हार्ट को परेशान कर रही है, या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है, या हमारे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कर रही है, वो सब कट डाउन करने चाहिए। जैसे बाहर का खाना कम खाएं, तला भुना कम खाएं, आलू चीनी कम खाएं। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही है, आपके पेरेंट्स को शुगर रहा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में शुगर की हिस्ट्री रही है, या आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हुआ है या ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तब आपको इन सब का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और आपको ये सब चीज़ों को कट डाउन करना चाहिए। अल्कोहल एंड स्मोकिंग शुड बी स्टॉप्ड. If you're already addicted to it, you should try make an effort to cut it down and should be minimized.
as much as possible. Hope you're liking the video this far. Please make sure to subscribe the channel in case you want to have more information on the similar kind of medical content. Now we will talk about the screening facilities which are available for the females after the age of 35. In this, there are different modalities, there are different organs which can be screened. One is the overall general bodily well-being, which can be done with the help of the blood test. Then coming to the specific organs, we can target the organs when we can do the targeted approach screening programs. So once you reach the age of 35, you should have annual body checkups which have all the required necessary blood investigations for you, which will cover your hemoglobin, your thyroid, your blood sugar levels. When you go to the doctor, your blood sugar and blood pressure would be checked and your physical examination would be done. In case you have any specific complaint, then you should not be waiting for your annual checkup. You should visit the doctor then and there. Coming to the screening methods which are specifically designed for females above the age of 35, one is the breast examination. Now, breast examination is very important. If we do the breast examination carefully, we can pick up the cases of breast cancer at a very early stage, wherein they are almost treatable and curable. Breast examination can be done via two methods. One is self-breast examination, which can be done by the patient herself, by the female herself. She doesn't have to go to any doctor. It has to be done by herself in the privacy of her washroom. She just have to palpate the breast, the entire area of the breast with the flat of her hand. She can go to her doctor, learn this technique of self-breast examination, and then she can do it every month on her own in the privacy. And if she notices anything, any lump, any skin changes, any nipple discharges, that has to be reported immediately to the doctor. Second method of screening for breast examination is ultrasound or mammography. Now, once you have detected something on self-breast examination, you have to go to the doctor. You have to get it rechecked and cross-checked by your doctor. If the doctor thinks and agrees with whatever your findings are, the doctor is going to advise you either for ultrasound, breast, or for mammography. Depending on the reports of these two, the doctor is going to give you and tell you whether anything needs to be done further or if everything is fine. Now, there is a certain period or certain duration when the self-breast examination should be done. It should be done on the same day every month. So, because as you have your periods, the hormones are rising and then declining according to the cycle, according to the menstrual cycle. So, you have to follow that pattern. You have to fix a day just before your periods or just after your periods, not before. It is after your periods when you can examine the breast, and then you can detect anything which is abnormal. Even if you do not find anything abnormal, you have to do it, let's say once in 3 months, once in 4 months, just to keep a check on the things. Coming to the next very important screening program, which is the cervical cancer screening. The mouth of the uterus is called cervix, and to pick up the cancerous changes in the cervix, we have modality which is called pap smear. It is a very simple test. It should be done once in a year after the age of 35 in all the females who have been sexually active. It is cervical cancer pickup test. It is, there is a family of viruses, HPV virus, which is responsible for causing the cancer. So the cancer doesn't, develop in a day. There are pre-cancerous stages which can be easily picked up by doing this very simple screening test, goes by the name of pap smear. You have to visit your doctor when you are not bleeding, when you are not on your periods. You have to visit your doctor and you have to get this test done. It is non-invasive, absolutely painless, and this is a very simple test. Only the secretions from the cervix are collected and a slide is made out of them, and the slide is then sent to the pathologist, and he will study the cells and then give us the report. If anything is picked up, any abnormality is going on at the cellular level, it will be easily picked up during the pap smear test. If you do the pap smear test annually and nothing comes up, that is a good thing. Do not think that you're wasting your money doing the test and when nothing is coming up.
Okay, so annual pap smear test is recommended. It is highly recommended because cervical cancer is a cancer. If it is detected early, it is 100% curable, and if it is not detected early, then it can lead to disastrous results. Then talking about the heart and the bone health. So as I told you, as the age advances, the hormones in the female body, they decline, leading to a less density of the bone in the females, which is called a low BMI, bone marrow density. In this, we have to check for BMI, we have to supplement the calcium and vitamin D to give you a better health, bone health. Heart disease also are a common thing which are on a rise when a female touches 35. All because of the female hormone withdrawal from the body, the heart becomes more prone for abnormalities, and this is the time when we can easily pick up if something is going wrong. And for this, you have to do a recommended annual checkup. Then coming to the lesser significant complaints like eyesight, like your hair fall, like your skin is not giving you glow. So all these are indications that some micronutrient is at fault in your body. If you're going for a regular checkup, your doctor can help you with the supplements and can give you a better lifestyle. So I hope you found today's session interactive and helpful. In case you have any further queries related to the topic, please drop your question in the comment box. Please subscribe to Hexa Health and don't forget to press the bell icon. This will help us improving the content and making more useful videos for you. Thank you.